आदित्य सीटेट अकेडमी में आप सबका स्वागत है। सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक हम लोग आंसर हल लेने जा रहे हैं। आइए देखा जाए पियाजे के अनुसार कौन सा आरेख विकास को सही ढंग से प्रदर्शित दर्शाता है। कौन सा आरेख है? सतत रेखिक आरेख, चौड़ों में विभाजन और अचानक विकास, आयु रहित विकास। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा था और एक बैग विकास नहीं होता है। इस हिसाब से आप देखेंगे चौड़ों में विकास ये जीन पियाजे की अवस्था का विकास कहलाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चा इसके विषय में अगर डिटेल हम लोग व्याख्या करता चले तो बेटर रहेगा। देखिए जीन पियाजे ने सबसे पहले स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे एक तो उनको पाइगेट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग करके अपना सिद्धांत दिया था, जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, कार्य क्रिया के अर्जन के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 भागों में बांटा था। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, एक शब्द में बता दूं आपको, संज्ञानात्मक होता क्या है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ सीखने के बाद अपने अनुभव से जो उसको ज्ञान हो, वो उसे संज्ञानात्मक ज्ञान कहेंगे। जो कोई बालक अपने जीवन में विकास करना चाहे, उस विकास में उसके अनुभव से जो विकास हो, उसे संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। मैं शुरू करता हूं कि जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास निरंतर न होकर 4 अलग अलग और स्पष्ट चरणों में होता है। याद रखिएगा, जैसे जैसे बालकों की वृद्धि मतलब आयु बढ़ती जाती है, वह एक चरण से दूसरे चरण में कदम रखता जाता है और उसकी सोच की क्षमता गुणात्मक रूप से बदलती रहती है। यह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक 4 चरणों में सिद्धांत था। इस ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे सतत रैखिक विकास, चरणों में विकास, अचानक विकास, आयु रहित विकास। तो चरणों में विकास होगा जीन पियाजे का। कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो इसका आंसर ठीक ऐसे आपको देना रहेगा। बच्चा वर्ग नहीं बना पा रहा है तो वह हीरा भी नहीं बना पाएगा। यह विकास के किस नियम पे है? मतलब कह रहा है कि बच्चा ऐसे वर्ग नहीं बना पाएगा तो डायमंड कैसे बनाएगा? डायमंड में आप जानते होंगे पूरा चमकता है ऐसे, तो डायमंड कैसे बनाएगा? वह विकास के किस वर्ग पे आता है? पहला, व्यवस्थित क्रम का नियम। आराम से आप पकड़ लेंगे। सीटेट की क्लास जैसे हम बता रहे पढ़िए, आपका 25 से नीचे नहीं आना है। याद रखिएगा, उत्परिवर्तन, निरंतरता का नियम, उसके बाद व्यवस्थित क्रम। तो कह रहा है विकास यह विकास का किस नियम पर है? तो व्यवस्थित क्रम का नियम। जिसे व्यवस्थित क्रम का नियम नहीं मालूम है वो वर्ग तो ये डायमंड नहीं बना पाएगा। आंसर क्यों? इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। बालक या मानव या कोई भी विकास हमेशा एक निश्चित कह सकते हैं, विकास हमेशा ऐसे नहीं होता है। विकास हमेशा ऐसे, विकास की गति ये होती है। या मानव समझ लीजिए या बालक, विकास हमेशा एक निश्चित या कह सकते हैं क्रम में आगे कभी नहीं होता है। बच्चा पहले क्या करता है? सरल आकृतियों को देखता है, बनाता है, वर्ग को बनाना सीखता है। उसके बाद वो जटिल आकृति को, चित्र को बनाना सीखने की क्षमता हासिल करता है। इसी में शिक्षण सूत्र में भी कहा गया है कि अध्यापक को हमेशा सरल से कठिन की ओर बनाना चाहिए, क्योंकि अधिगम का एक नियम होता है, कोई भी बालक आसान से तब वो कठिन की ओर सीखने हुए चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सच है? विकास क्या सच है इसमें से? पर्यावरण स्थिर रहता है, दोनों का प्रभाव परिवर्तनशील है, केवल प्रकृति ही मुख्य है, अनुवांशिकता बदलती रहती है। बेस्ट आंसर क्या होगा देखिएगा। अनुवांशिकता वह गुण जो माता पिता के द्वारा बच्चों को मिलता है। उसके बाद पर्यावरण की भूमिका, जिस परिवेश में रहता है उसी परिवेश के अनुसार उसका रंग रूप हो जाता है। जैसे पहाड़ी, यानी क्या आप देखेंगे, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग को पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन तेजी से लेना रहता है। आप देखेंगे उनकी नाक ऐसे होती है, नाक की छिद्र स्पष्ट दिखाई देती है, आंख लगता है कि सूजा सूजा सा रहता है, चेहरा चपटा चपटा सा रहता है। जैसे उत्तर भारत के लोग को जाके देखिएगा गोरे होते हैं, दक्षिण भारत को लोग जाइएगा सांवले होते हैं। तो यानी ये सब क्या है? ये पर्यावरण की भूमिका पे डिपेंड करता है। यानी दोनों का प्रभाव परिवर्तनशील होता है। दोनों का प्रभाव आगे चल के क्या होता है? परिवर्तनशील। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का विकास उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के आपसी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विकास के अलग अलग क्षेत्रों में याद रखिएगा, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास में इन दोनों का प्रभाव कम या ज्यादा पड़ता रहता है। इसलिए आंसर दोनों का प्रभाव परिवर्तनशील होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। स्कूलों में अनौपचारिक रूप से सीखे जाने वाली छिपी हुई पाठचर्या क्या है? एक तो यहाँ आपको समझना अनौपचारिक क्या होता है। 2 शब्द होता है, एक औपचारिक। औपचारिक क्या होता है?
यहां हम लिख देते हैं औपचारिक। देखिएगा औपचारिक, औपचारिक मतलब जैसे विद्यालय की पढ़ाई एक नियम से, एक समय से, एक क्रम से पढ़ाई होती है। अब एक मान लीजिए आपने पेपर की पढ़ाई, पेपर कभी सुबह पढ़े कभी बाद में पढ़े, जैसे वह शिक्षा जो नियमित निश्चित स्थान के साथ लगा होता है वो औपचारिक कहता है। वह शिक्षा जो निश्चित शब्द के साथ नहीं लगा होता है अनौपचारिक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा देखेंगे। स्कूलों में अनौपचारिक रूप से सीखी जाने वाली छिपी हुई पाठचर्या क्या है? जबरन पढ़ाना, सामाजिक भूमिकाओं के संकेत, पारिवारिक दबाव और रटकर मूल्यांकन करना। आंसर हो जाएगा सामाजिक भूमिकाओं का संकेत। क्योंकि समाज में क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा होता है। आप घर में कैसा शिक्षा ग्रहण करते हैं? अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय में, कोचिंग में क्या करते हैं? औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी अगर विद्यालय में अनौपचारिक रूप से कोई चीज सिखाया जा रहा है तो वहां सामाजिक भूमिकाओं का संकेत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि छिपी हुई पाठचर्या किससे तात्पर्य है? अर्थ है कि उन अनौपचारिक संदेशों, सामाजिक व्यवहारों या कह सकते हैं मूल्यों से है जो बच्चे के बिना किसी लिखित सिलेबस के, स्कूल के माहौल के, जो शिक्षकों के आचरण या साथियों के साथ रहकर अनजाने में वो धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाता है। वो क्या होता है? सामाजिक भूमिकाओं का संकेत होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से क्या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? पियाजे ने जो 4 संज्ञानात्मक विकास दिया था उससे क्या आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं? सीखने की तत्परता थॉर्नडाइक ने दिया था, व्यक्तिगत और अंतर की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम ये तो उन्होंने दिया था, और शाब्दिक शिक्षण की जरूरत ये भी जो है ये नहीं निकाला जा सकता है। शाब्दिक शिक्षण का जरूरत नहीं निकाला जा सकता है। खोजपूर्ण अधिगम उन्होंने कहा था, निर्माण व खोज की अवस्था उन्होंने बताया था, सीखने की तत्परता भी वो बताए थे, और व्यक्तिगत अंतर स्वीकृति इसमें से डी आंसर होगा। क्यों इसमें डी होगा? मैंने आपसे बताया कि जिन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, पियाजे ने बच्चों के स्वयं के अनुभव, खेल को, सक्रिय खोज को और जो है सबसे ज्यादा बल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में केवल किताबों या शाब्दिक संकेतों, उपदेशों को विकास का मुख्य आधार नहीं माना था। इसलिए कह सकते हैं कि शाब्दिक शिक्षण की जरूरत का जो है यह निष्कर्ष नहीं निकलता है, बाकी तीनों जो है निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर करिएगा। 6 सितंबर तक आपके एग्जाम तक ये निःशुल्क क्लास आपको रात 8 बजे लाइव क्लास पर डे ये चलती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें से। नेक्स्ट है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का मुख्य लक्षण कौन सा है? कौन सा जो है मुख्य लक्षण है? पहला है बदलता हुआ क्रम, दूसरा है संस्कृतियों के अनुसार अलग, चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला और गैर पदानुक्रमित रूप। आंसर इसमें से सी होगा, क्योंकि कोहलबर्ग ने चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला बताया था। अपने रूल को जो भी कई चरणों में, 5 चरणों में इन्होंने बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि कोहलबर्ग मानता था कि नैतिक विकास के चरण में सार्वभौमिक या यूनिवर्सल होता है। यानी नैतिक विकास क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। दुनिया के किसी भी संस्कृति का बच्चा हो, उसे जो है गलत का फैसला समझने के लिए नैतिकता इन्हीं समान क्रम में जो होकर गुजरना पड़ता है। यानी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को जो है चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला के रूप में दिया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक और छात्र एक दूसरे के अनुभवों से जो है सीखते हैं? किस प्रकार की शिक्षा में सीखते हैं? तो पारंपरिक कक्षा में, शिक्षक केंद्रित कक्षा में, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, पाठ्य पुस्तक केंद्रित सत्र में। तो बच्चे एक दूसरे के अनुभव सीखते हैं कैसे? सामाजिक रचना कक्षा में। याद रखिएगा, सामाजिक रचना कक्षा में क्या होगा? ये सामाजिकरण क्या होता है? समाज में एक दूसरे के दुख सुख के साथ जीवन यापन करना सामाजिकरण कहलाता है। तो बालक जो है, शिक्षक और छात्र एक दूसरे से अनुभव कैसे सीखेंगे? जब उनके अंदर सामाजिक रचनात्मक कक्षाएं चलेंगी। क्यों? क्योंकि सामाजिक रचनात्मक कक्षा में ज्ञान का निर्माण केवल रटने से नहीं बल्कि आपसी बातचीत कर सकते हैं, सहयोग, लेन देन से होता है। बच्चों में जो है वास्तविक जीवन की समस्याएं पर मिलकर काम करते हैं। एक समस्या आ गया तो आपस में मिलकर लोग बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के अनुभव का जो है लाभ उठाते हैं। वो उनको बताएगा, वो उनको बताएगा। आंसर क्या होगा? इसमें से सी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा में समान शैक्षिक अवसर का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है भाई? एक जैसी सामग्री देना, समान परीक्षा लेना, भविष्य के लिए अनुकूल शिक्षा, जातिगत शिक्षा देना। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? सी।
प्रगतिशील शिक्षा उसे कहते हैं जो आगे वह शिक्षा आपका विकास करे, भविष्य के लिए अनुकूल शिक्षा हो। क्योंकि एक परिभाषा बताया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार समान अवसर पर मतलब सबको एक विशिष्ट लाठी से हाँकना नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे को उसकी विशिष्ट क्षमता, रुचि, उसके भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल जो है सर्वोत्तम और अर्थपूर्ण शिक्षा देना जो है प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है। आंसर इसमें से सी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, समान वक्र में यदि औसत बुद्धि लब्धि 100 है तो 130 IQ वाले बच्चे कितने छात्रों से आगे हैं? कितने छात्रों से आगे होंगे? इसमें से कितने छात्र, ये छूट गया था, सॉरी, हम लोग ये हुआ था ना, तो इस पे हम लोग आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे ने भाषा विकास में किस कारक के महत्व को सबसे कम आंका है? सबसे कम किसकी आंका है? इसमें से देखा जाए तो अनुवांशिकता को भाई आंका है। सामाजिक अंतःक्रिया को ये उतना उन्होंने बल नहीं दिया है। केंद्रीय भाषा नहीं बताया है, सक्रिय रचना बताया है। आंसर इसमें से बी होगा, क्योंकि पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास या विचार या अनुभव जो बालक को होता है वह भाषा विकास जो है बाद में होता है। यानी पहले भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया को कम महत्व उन्होंने जीन पियाजे ने दिया था, जबकि इसके विपरीत वाइगोत्स्की ने सबसे महत्वपूर्ण इसको भाषा को बताया था। चमोस्की का भी नियम आप देखे होंगे, भाषा विकास का सिद्धांत चमोस्की द्वारा दिया गया था। तो पियाजे के भाषा विकास में जो है किस कारण को सामाजिक अंतःक्रिया को कम महत्व दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, समान वक्र में यदि औसत बुद्धि लब्धि 100 है तो 130 IQ वाले बच्चे जो है कितने छात्रों से आगे होंगे? 98% छात्रों से आगे होंगे, 88%, 78%, 50%। अगर 130 IQ पूछ रहा है तो सबसे हाईएस्ट होगा, यानी 98% छात्रों से आगे होंगे। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी आप जानते होंगे, सांख्यिकी के समान वितरण वक्र में क्या होता है, उसका एक नियम होता है। नियम ये होता है कि 130 IQ का जो स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं वो मानक विचलन के ऊपर होते हैं। इस श्रेणी के जो बच्चे होंगे वो कुशाग्र होते हैं, बौद्धिक विकास उनका बहुत तेज होता है, समाज की लगभग 98% आबादी से वो आगे निकल जाते हैं। ये सिद्धांत में है, आंसर इसमें से ए होगा। नेक्स्ट आइए देखा जाए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन कौन सा तथ्य जो है करता है? हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा तथ्य करता है? मस्तिष्क का एक भाग की क्षति, बुद्धि का एक समान कारक, सभी बुद्धियां समान, केवल एक बुद्धि का जो है अपनाना। देखिए, गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि मुख्य रूप से बाएं और दाएं साइड में होती है। इनके अनुसार बुद्धि कोई तत्व नहीं है, बल्कि जो है ये कई प्रकार की होती है। आंसर क्या होगा? इसमें से एक होगा। जैसे मान लीजिए स्वतंत्र बुद्धि काम करती है। यही कारण है कि मस्तिष्क के किसी एक खास हिस्से में अगर चोट लग जाए तो उस हिस्से से जुड़ी समस्याएं जो है उस व्यक्ति के अंदर होने लगती हैं। याद रखिएगा, जैसे मस्तिष्क का सबसे खतरनाक केंद्र पीछे का होता है, यहाँ चोट लग जाए तो उसकी याददाश्त जा सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, आगे वाले हिस्से में कुछ चोट लग जाए तो उतना क्षति नहीं होती है। मस्तिष्क के एक भाग की क्षति, ये क्या कहते हैं कि अलग अलग होता है। मस्तिष्क के आंसर, ए वाला आंसर सही है। आगे देखा जाए, नेक्स्ट है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए? समरूपी समूहीकरण अपनाना चाहिए, बहुस्तरीय शिक्षण अपनाना चाहिए, केवल उच्च स्तर अपनाना चाहिए, छात्रों की उपेक्षा। तो इसमें से जो है शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए, आप बता सकते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसमें से कि विभिन्न योग्यताओं वाले छात्रों को पढ़ने के लिए शिक्षक को जो है बहुस्तरीय शिक्षण जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि क्लास में व्यक्ति भिन्नता है, तरह तरह के बालक हैं, एक ही कक्षा में अलग अलग गति क्षमता सीखने वाले बच्चे होते हैं। तो उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुस्तरीय, याद रखिएगा, शिक्षण प्रणाली को अपनाना चाहिए। विविध प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसमें से जो है आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है? मैं चूंकि हट के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरा चित्र दिखाई दे, आपको पूरा बातें समझ में भी आए। यानी आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है? रचनात्मक कभी संकलनात्मक हो सकता है, संकलनात्मक निरंतर चलता है, रचनात्मक का लक्ष्य श्रेणी देता है, संकलनात्मक फीडबैक देता है। बेस्ट आंसर इसमें से ए होगा, क्योंकि रचनात्मक कभी संकलनात्मक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो रचनात्मक आकलन होता है वो पढ़ाई के दौरान सुधार के लिए होता है, लेकिन जब शिक्षक इसके अंकों या टेस्ट को बार बार रिकॉर्ड करके अंतिम ग्रेड तय करने में इस्तेमाल करने लगता है, तब वो क्या करता है, रचनात्मक टेस्ट भी संकलनात्मक रूप ले लेता है। आसान भाषा में इसको समझिएगा, कह सकते हैं आकलन दो प्रकार का होता है, एक संरचनात्मक, एक योगात्मक।
ध्यान समझिएगा, अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं, अगर वो छपा नहीं है तो संरचनात्मक आकलन होगा, लेकिन अगर वो किताब छप गया, आप उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर पाएंगे तो योगात्मक होगा। अगर आपका महीने का, अगर साल का आपका वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ है, एनुअल एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप उसके पहले वाले एग्जाम में अपने नंबर को घटा बढ़ा सकते हैं, पढ़ के अधिक नंबर ला सकते हैं। लेकिन एक बार आपका एनुअल एग्जाम हो जाए उसके बाद अपने नंबर को आप बढ़ा नहीं पाएंगे, योगात्मक होता है। आंसर क्या होगा? ए इसमें से सबसे अच्छा आंसर है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, छात्र को संकल्पना मानचित्र बनाने के लिए कहना किस प्रकार का आकलन है? संकलनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, स्मृति का परीक्षण, रटने का मूल्यांकन आपका रचनात्मक आकलन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई? क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप के जरिए बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग विचारों और सूचनाओं के बीच संबंध स्थापित करने का जो है करने के लिए सीखते हैं। जब शिक्षक क्या करेगा, बच्चों से कहेगा कि खुद के लिए वो अपना काम करो, तो उनके सोचने तरीके और समझ की रचनात्मक आकलन वो कर रहा है। आंसर इसमें से बी सबसे बेस्ट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन स्तर का उदाहरण जो है कौन सा है? जो है ग्राफ या चार्ट द्वारा, समाधान की तार्किकता के जांच द्वारा, आंकड़ों के जो है रटने द्वारा, नई विधि के निर्माण द्वारा। सबसे अच्छा है कि जो है समाधान की तार्किकता के जांचने के द्वारा ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन स्तर का उदाहरण है। कैसे? ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो दिया था ब्लूम ने, उस ब्लूम के टेक्सोनॉमी के अनुसार जो है मूल्यांकन का अर्थ केवल नंबर देना नहीं होता है, बल्कि किसी विचार, निर्णय, समाधान, सत्यता या उससे गुणता या तार्किकता आदि की गहराई से जांच करना होता है बालकों का। यह जो है आलोचनात्मक सोच से जुड़ा एक उच्चतम जो है स्तर होता है। आंसर इसमें से बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात पर विश्वास होना चाहिए? बच्चों की सफलता का उत्तरदायित्व पर विश्वास होना चाहिए, या छात्रों से कोई मांग न रखना, बच्चों पर गुस्सा करना, केवल उच्च अपेक्षाएं रखना? आंसर हो जाएगा बच्चों की सफलताओं के उत्तरदायित्व। याद रखिएगा, शिक्षक को इस बात पर विश्वास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वंचित या पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो सफल बनाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले खुद के प्रयासों, बच्चों की क्षमताओं का भरोसा होना चाहिए। शिक्षक को जो है छात्रों के सीखने और उनकी प्रगति के प्रति स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है लेनी चाहिए। यानी बच्चों की सफलता का उत्तरदायित्व जो है इसको विश्वास होना अध्यापक को चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा में किसी बच्चे की हकलाने की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? कोई बालक हकला रहा है, जैसे रुक रुक के बोल रहा है, तो उसको कैसे जो है इसको दूर किया जा सकता है? पहला है डांट कर चुप कराना, नहीं, ये शिक्षक अधिकार नहीं कहता है। प्रवर्धित वाक्य का अभ्यास कराकर, ये सही हो सकता है। नकल उतार के नहीं हो सकता है। बोलने से पूरी तरह रोकना है, कभी नहीं होगा। आंसर आपका बी बिल्कुल सही होगा। मान लीजिए आप शिक्षक हैं और आपकी क्लास में कोई बालक हकला रहा है, तो हकलाने की समस्या से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये याद रखिएगा, प्रवर्धित जो है, ये प्रवर्धित वाक्य का अभ्यास जो है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को बिना जो है किसी दबाव या हड़बड़ाहट के शब्दों को थोड़ा लंबा खींचकर आराम से और धैर्य पूर्वक बोलने का जो अभ्यास कराया जाता है उसे ही प्रवर्धित वाक्य का अभ्यास कहा जाता है। आंसर इसमें से बी सही होगा। अक्षम बच्चों को तत्काल सहायता, तकनीकी सहयोग और सामग्री प्रबंधन देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है इसमें से आपको बताना है। पहला, संगठित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक अधिगम, रटने की विधि, इसमें संगठित अधिगम कहलाता है। अब देखिएगा, इसकी परिभाषा समझिएगा। जब आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे और जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समान क्लास में जो है बिना अलग किए कि परंतु तकनीकी सहायता से या टूल की सहायता से या बेहतर रिसोर्स की सहायता से जो है संगठित अधिगम जो है, याद रखिएगा, वो आप अगर पढ़ाएंगे तो वो कहलाएगा। यानी अक्षमता वाले बच्चों को अगर किसी टेक्नोलॉजी से, अगर किसी मशीन की सहायता से या किसी मैप की सहायता से पढ़ाएंगे तो वो संगठित अधिगम कहलाएगा। इससे बच्चा जो है आसानी से सरलता के साथ मुख्य धारा में सीख जाएगा। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एक आदर्श समावेशी कक्षा की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? केवल जो है रटवाना ये होता है, केवल एक पुस्तक पढ़ाना,
विविध व सार्थक अनुभव का परिवेश और बार बार कठिन परीक्षा नहीं। विविध व सार्थक अनुभवों का परिवेश, आंसर सी इसमें सही है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा पढ़े होंगे। समावेशी कक्षा क्या होता है? समावेशी कक्षा वह है जहां शिक्षक हर प्रकार के बच्चों को, जो समान हो, विशेष हो, मंद हो, प्रतिभाशाली हो, सभी प्रकार के बच्चों को जो है व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते हुए उनको एक ऐसा विधिवत और अर्थपूर्ण वातावरण बनाता है जहां वह बच्चा जो है आसानी से कोई चीज अधिगम या सीख पाता है। इसलिए आंसर इसमें से सी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभाशाली छात्र के लिए नीचे दिया गया कौन सा कार्य सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा कार्य सबसे उपयुक्त होगा? पहला है एक ही कार्य बार बार करना। प्रतिभाशाली ऐसा कार्य करेगा तो बोर हो जाएगा। रचनात्मक मॉडल या पुस्तक बनवाना है। किताब जल्दी खत्म करना नहीं, क्लास को शांत करना। नया रचनात्मक मॉडल या पुस्तक बनाएंगे तो प्रतिभाशाली बालक उस पर काम करेंगे, उनकी रुचि बनेगी। क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक जो ऊर्जा बड़ी उच्च होती है और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा के लिए उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्यों की जरूरत होती है। इसलिए किसी भी प्रतिभाशाली छात्र को जो है नए विषय, प्रोजेक्ट या मॉडल या आदर्श सामग्री का निर्माण जो है करने के लिए अध्यापक को कहते रहना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें क्या आपने आंसर लगाया। इसमें जो है आंसर क्या लगाया? इसमें बी आंसर लगाया आपने, ठीक है। बच्चे किस संगठित कमी या कारण से बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं? किस कारण से बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं? आइए देखा जाए। कम वेतन वाले शिक्षक से पढ़ते हैं तो नहीं, कोई मतलब नहीं है। विकल्पात्मक जो है पाठचर्या का न होना, खेल का मैदान का न होना, कोई मतलब नहीं। गृहकार की कमी नहीं, ये होगा। अगर विकल्प वाला पाठचर्या नहीं होगा तो एक वो नहीं पढ़ेगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि स्कूल का पाठ्यक्रम बहुत कठोर होगा और बच्चा पढ़ना ना चाहे, बच्चे पढ़ाई में थोड़े धीमे हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम मौजूद नहीं है, तो बालक क्या करेगा? बच्चे निराश होकर खुद को कमजोर मानकर स्कूल छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार अधिगम अक्षमताएं क्या है? अधिगम अक्षमता क्या है भाई? इसमें से सबसे अच्छा प्रश्न है। केवल कम आईक्यू में होना, समान या उच्च आईक्यू में संभव, अस्थायी और अपरिवर्तनीय, संस्कृत पर निर्भर। आंसर होगा समान व उच्च आयु पर जो है निर्भर जो है ये क्या करता है? अधिगम अक्षमता कहलाता है। अधिगम अक्षमता क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बालक सीखते सीखते एक ऐसी सीमा जहां उसके आगे वो न सीख पाए। जैसे कोई बालक दौड़ते दौड़ते एक ऐसी सीमा जो उसके आगे न दौड़ पाए, वो उसके आगे वो क्या कहेगा? अधिगम अक्षमता कहा जाता है। देखिए अधिगम अक्षमता जैसे पढ़ने में लिखने में कठिनाई या बच्चे की समान बुद्धि या आईक्यू में कोई लेना देना इसे नहीं है। यह समस्या उन बच्चों में पाया जाता है अधिगम अक्षमता जिनका आईक्यू लेवल समान हो या समान से बहुत अधिक तीव्र हो। यानी आंसर इसमें से बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए देखा जाए, समस्या समाधान की तकनीकी मुख्य रूप से कहां सफल होती है? जो है लचीली पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में सफल होती है, शिक्षक केंद्रित कक्षा में नहीं, केवल उच्च स्कोर पर बल पे नहीं, रटने वाले स्कूल पे नहीं, लचीली पाठ्यक्रम वाले स्कूल पे। अभी आपको बताए थे कि जिन विद्यालय का पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम नियम बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होता है, परिवर्तनशील होता है, बच्चे वहां स्वतंत्र रूप से सोचने का उनको मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, जिससे वो क्या करते हैं? समस्याओं के नए समाधान खोज पाते हैं, अपने अनुसार विषय को चॉइस कर पाते हैं। नेक्स्ट आइए देखा जाए, संज्ञानात्मक प्रस्तुतता और शैक्षिक संवाद अधिगम को किस रूप में जो है देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? एक सामाजिक अधिगम गतिविधि, यांत्रिक अभ्यास, रटने की प्रक्रिया, व्यक्तिगत कार्य। आंसर होगा एक सामाजिक गतिविधि के रूप में देखते हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक प्रस्तुतता और शैक्षिक संवाद अधिगम के इसी रूप में इसे देखा जाता है। अब देखिएगा, समझिएगा इसको। संज्ञानात्मक जो है प्रशिक्षुता क्या होता है? शैक्षिक संवाद का मानना है कि जो है विकास केवल अकेले कमरे में बैठ के नहीं होता, यह समाज, गुरुओं के साथ, दोस्तों के साथ बातचीत करके, संवाद करके, आपसी सहयोग करके, समाजीकरण की भावना का माध्यम बना के ही हो सकता है। इसलिए आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे। आप जो है ये क्लास यूट्यूब पर फ्री में मिलती है आप सबको। छात्रों की गलतियों में सुधार करने के लिए शिक्षक का सबसे सही तरीका क्या है? एक छोटी गलती सुधारना, अर्थ और समझ में बाधा डालने की त्रुटियां, गलतियों पर डांटना, पूरी तरह अनदेखा करना।
सबसे बेस्ट आंसर क्या है? अर्थ और समझ में बाधा डालने वाली त्रुटियों को जो है एक शिक्षक को दूर करना चाहिए। शिक्षक को केवल जो है याद रखिएगा गलतियों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए जो बच्चे के मूल अर्थ कह सकते हैं, उसकी अवधारणा या समझ को प्रभावित कर रहा है, या छोटी छोटी जो आप गलतियां बच्चों में देखते हैं उसे बार बार टोकने से बच्चा कुंठित हो जाता है और बोलना बंद कर देता है। इसीलिए एक खास को उसे ही कहिए कि आप स्वयं इसको सही करो। नेक्स्ट इसमें से देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कौशल का भावनात्मक बुद्धि से नहीं जुड़ा है? कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? तो बच्चों की जागरूकता जुड़ा है, भावनाओं का प्रबल जुड़ा हुआ है बुद्धि से, भावनाओं की आलोचनात्मक करना, सहपाठियों से मैत्री होना, कोई इसका मतलब नहीं है भावनाओं की आलोचनात्मक करना, ये जो है बुद्धि भावनात्मक बुद्धि से नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक बुद्धि क्या होता है? इसके अंतर्गत अपनी जो है और दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी होना, उनका सही प्रबंधन करना, समाज में अच्छे व्यवहार करना, भावनाओं की आलोचना या निंदा करना इसका हिस्सा नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, परीक्षा के समय देविका उत्साहित और राजेश डरा हुआ महसूस करता है, यह अंतर क्या है? क्यों यह अंतर है? क्योंकि समय अंतराल का अंतर है, विचारों के घनत्व का अंतर है, अनुकूलन के स्तर है, शारीरिक बनावट का नहीं, अनुकूल नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं दोनों में, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि किसी भी बालक के अंदर याद रखिएगा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में या परीक्षा का सामना करने में या कोई ऐसी घटनाएं घट चुकी होती हैं, एक व्यक्ति का मानसिक और संज्ञात्मक जो अनुकूल अलग अलग होता है। इसी क्षमता के अनुसार क्या होता है, कोई छात्र परीक्षा में अक्सर जो है अवसर मान को उत्साहित होता है, कोई क्या करता है घबरा जाता है, कोई डर जाता है। यानी कह सकते हैं अनुकूलन के स्तर में दोनों में अंतर है। नेक्स्ट आप इसमें से देखेंगे, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना किस अभिप्रेरणा सिद्धांत पर आधारित होता है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत पे, समाज संस्कृति पर, संज्ञानात्मक सिद्धांत पे, मानवीय सिद्धांत पे। आंसर क्या होगा इसका? मानवीय सिद्धांत पे जो है आधारित होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए घर का वातावरण महत्वपूर्ण है, या किसका मानना है? किसका यह मानना है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत का, परिस्थिति सिद्धांत का, यांत्रिक सिद्धांत का, जन्मजात सिद्धांत का, तो परिस्थितिक सिद्धांत का जो है ये मानना है। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों को संभालने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? सबके सामने डांटना, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। न्यूनतम ध्यान भंग करने वाले स्थान पर बैठना, कक्षा से बाहर निकलना, लगातार परीक्षा देना। आंसर होगा जो है न्यूनतम ध्यान भंग करने वाले स्थान पर बैठना, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये यस टेट के लिए, सुपर टेट के लिए याद रखिएगा, और जो है सी टेट के SST के लिए, सी टेट के SST के लिए पुस्तक रामबाण की तरह काम करेगी। 349 रुपए में बुक आपको लेना चाहिए। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है, 349 में आपके घर तक पहुंच जाएगा, कोई कोरियर डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, 2 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। इस पुस्तक को लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है टेट बुक आप लिंक भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा, या इस पुस्तक को हमारी वेबसाइट जो है examsiddhi.com से भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।